Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs distribution. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. They helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. नमस्ते, मेरा नाम रूपल जायसवाल है। मैं खंडवा मध्य प्रदेश में रहती हूँ और मैं लॉयर हूँ एंड मैंने सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2020 में। उसके बाद 2022 तक मैंने सिरिल अमरचंद मंगलदास एक लॉ फर्म जो कि मुंबई में बेस्ड है वहाँ पर काम किया है। 2022 के एंड में मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट की और थर्ड अटेम्प्ट में मुझे AIR 43 मिली है। उसके पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था CSAT की वजह से। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे AIR 512 प्राप्त हुई थी। इसलिए रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए 2025 में मैंने वापस अटेम्प्ट दिया और इस बार मुझे अपनी जो प्रिफर्ड सर्विस है IAS वो मिलने की आशंका है। अब अगर पूछा जाए कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो मेरे मानने में इस एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा रोल है। आप अगर रोज सेम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल ये एग्जाम में आपके चांसेस बनते हैं क्लियर करने के। मैं एक बेसिक स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क आपके सामने बताती हूँ। पहला तो ये कि जो सिलेबस है UPSC का, सिलेबस को आप प्रिंट करवा लीजिए और सिलेबस के सारे सब्जेक्ट वाइज आप टॉपिक्स देख लीजिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सिलेबस जब आप एक बार समझ जाएंगे तो जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो सेकेंड स्टेप है। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और न्यूज़पेपर से आपको वो वाले टॉपिक्स कैच करने हैं जो कि सिलेबस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल न्यूज़, क्राइम रिलेटेड न्यूज़, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड डायरेक्टली इनका सिलेबस से रिलेशन कम बैठता है, इसलिए। तो न्यूज़पेपर की बात हो गई। उसके अलावा फिर थर्ड स्टेप होती है कि आप जो बेसिक बुक्स हैं वो कलेक्ट कर लें। आप सारे सोर्सेज, आप टॉपर्स के वीडियोस देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं। वो वीडियोस के थ्रू आप देख लीजिए कि सोर्स बुक्स अपार्ट फ्रॉम NCERTs क्या क्या रिकमेंडेड है, वो सारी बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो सेल्फ स्टडी ही थी। मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है, इसलिए मेरा जो सारा सोर्स था वो बुक्स ही थी। और कुछ टॉपिक्स ऐसे जो मुझे डिफिकल्ट लगते थे या पढ़ने में या समझने में डिफिकल्टी होती थी वो मैं यूट्यूब से देख लेती थी। तो एक जो है बुक्स को यूट्यूब या ऑनलाइन सोर्सेज के साथ मैंने कंबाइन करके पढ़ाई करी है और मोस्टली फ्री रिसोर्सेज ही यूज किए हैं। और उसके अलावा मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मैंने मेंटरशिप जरूर ली थी विजन IAS के लक्ष्य मेंटरशिप प्रोग्राम में, जो कि मेरे 2024 अटेम्प्ट के पहले ली थी मैंने। और 2024 अटेम्प्ट में मैंने राइट स्मार्ट करके कोर्स है सारथी IAS का, वो भी अवेल किया था जो कि आंसर राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए था। सो दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट आई वेंट फॉर। इसके अलावा कन्वर्ट IAS का एक कपिल अरोड़ा मैम का एक आंसर राइटिंग सेशन था। इट वाज अ वेरी ब्रीफ कोर्स फॉर अबाउट 1 मंथ, जिसमें वो एवरीडे कुछ आंसर्स लाइव प्रैक्टिस करवाती थी। तो वो मैंने एक कोर्स बहुत पहले इन द बिगिनिंग ऑफ माई प्रिपरेशन लिया था। सो दीज आर द ओनली कोर्सेज दैट आई बॉट फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अब बात करते हैं बुक्स एक बार जब कलेक्ट कर ली हैं तो फिर उनकी रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्टेप वाइज प्रोसेस अगर देखें तो सबसे पहले हर सोर्स बुक की रीडिंग NCERTs एज वेल आपको 2 से 3 बार तो करनी चाहिए, क्योंकि जब आप हर बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो तो आपके मन में हर बार हर रीडिंग में कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती है और रिकॉल करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो 2-3 बार अगर आप रेफरेंस बुक्स पढ़ लें, उसके बाद फिर आप कोशिश कीजिए कि नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि नोट्स कैसे बनाए जाएं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने बुक्स को 2 बार पढ़ लिया है तो ऑटोमेटिकली आप वो चीजें छोड़ने लग जाते हो जो सिलेबस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। याद कीजिए, मैंने पहले भी कहा था सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, सिलेबस आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, तभी जाकर आप बुक्स में से फिल्टर आउट कर पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं।
और उसके बेसिस पे फिर आप अपने नोट्स बनाएंगे। अब जब नोट्स बनाते हैं तो आप या तो ऑनलाइन या डिजिटल नोट्स बना सकते हैं या फिर आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। बहुत ऑफन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हैंड रिटन नोट्स बेटर होते हैं, तो मेरा मानना यह है कि कोई भी नोट्स एक दूसरे से बेटर नहीं होते हैं। ये आपके कंफर्ट और आपके तरीके पे डिपेंड करता है कि आप कैसे नोट्स बना रहे हैं। मैंने डिजिटल नोट्स बनाए थे, इनफैक्ट मैंने तो MS वर्ड जो कि सबसे बेसिक प्रिमिटिव वे है ऑफ मेकिंग नोट्स, उस पर ही नोट्स बनाए थे। एंड आई यूज्ड टू कीप अपलोडिंग देम ऑन ड्राइव फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सेव देम फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट। तो मैंने अपने सारे नोट्स डिजिटल ही रखे हैं और इनफैक्ट आफ्टर मेकिंग डिटेल नोट्स फ्रॉम द बुक्स मैंने टाइम टू टाइम उसमें वैल्यू एडिशन किया है। और अगर डिजिटल नोट्स होते हैं तो वो वैल्यू एडिशन बहुत इजी हो जाता है। अगर हैंड रिटन नोट्स आप बनाते हैं तो आप ये कीजिए कि आप थोड़ा थोड़ा स्पेस हर एक टॉपिक के बाद छोड़िए, ताकि बाद में अगर कोई करंट अफेयर्स से रिलेटेड या कोई कमिटी रिपोर्ट डेटा अगर आपको ऐड करना है तो आप उस स्पेस में ऐड कर पाएं। और आप डिफरेंट कलर्ड इंक पेन्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स अपडेट कर रहे हैं फ्रॉम वन रीडिंग टू द नेक्स्ट, अगर आप डिफरेंट कलर्ड पेन्स यूज करेंगे तो इजी हो जाएगा रिकॉग्नाइज करने में कि क्या क्या डेटा इंपॉर्टेंट है या क्या वैल्यू एडिशन हमने किया था। तो नोट मेकिंग आप इस तरीके से करेंगे। एक बार आपकी नोट मेकिंग हो जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप नोट मेकिंग के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आपको साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड यू विद अ फ्रेमवर्क ऑन व्हाट ऑल थिंग्स दैट यूपीएससी फोकसेस ऑन। तो थीम्स आपको आइडेंटिफाई करने को मिलती है PYQs से। इनफैक्ट मैंने जब अपने नोट्स बनाए थे तब मैंने ये गलती करी थी कि मैंने PYQs को ध्यान में नहीं रखते हुए नोट्स बनाए थे, तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो मेरे नोट्स में होना चाहिए था वो मिसिंग था जब मैंने एक्चुअली PYQs उठाए। तो मेरा सजेशन एस्पिरेंट्स के लिए ये है कि जब आप अपने नोट्स बनाएं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए चले। कोई भी फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आपने पिकअप किया है, से आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के नोट्स आप बना रहे हैं। वैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया बहुत छोटा टॉपिक है तो इतने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फॉर एग्जांपल पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आपने लिया, उसमें आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए कि इंडियाज रीऑर्गेनाइजेशन पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन का कंटेंट आपके नोट्स में होना चाहिए, बी इट इन एन आंसर फॉर्मेट या फिर अदरवाइज, लेकिन कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। तो बेस्ट नोट्स वो होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हर तरीके से एड्रेस कर पाए, वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, वो क्रिस्प हो और उसमें कीवर्ड्स काफी हो। क्योंकि यूपीएससी में आंसर राइटिंग पर जब आप पहुंचेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक एवरेज एस्पिरेंट की कॉपी और एक टॉपर की कॉपी में कीवर्ड्स का डिफरेंस होता है। कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप उन्हें हाईलाइट करें, बॉक्स करें ताकि एग्जामिनर की नजर में आए। जैसे, और ये कीवर्ड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करते हैं। जैसे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो कीवर्ड्स लाइक मल्टीलैटरलिज्म, there are more keywords related to wolf warrior diplomacy. For example, in China's stance, wolf warrior diplomacy is often used. There is also cartographic aggression. So these are the keywords which are important in international relations. वैसे ही art and culture, geography, सब में कुछ ना कुछ keywords होते हैं। तो ये keywords आप अपने notes में बिल्कुल लिखें। आप उन्हें NCERT से उठा सकते हैं या अपनी reference book से उठा सकते हैं। अब जब एक बार आपके नोट्स बन जाएंगे उसके बाद फिर हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे टॉपर्स नोट्स बनाने के पहले या रिवीजन बुक रीडिंग के साथ साथ भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, पर मेरा खुद का पर्सपेक्टिव ये था दैट आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन अटेम्प्टिंग आंसर्स because I always felt that I lacked content, and that is why I first finished the readings, made notes and then went to attempt answers. जब मैंने आंसर्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, इट वॉज ऑलरेडी अक्टूबर और नवंबर ऑफ 2023। अब मेरे पास टाइम भी कम था, बट आई मेड इट अ हैबिट कि एटलीस्ट रोज में 3 से 4 क्वेश्चंस आंसर करूं मेंस के, और प्रीलिम्स के भी साइड बाय साइड आई यूज्ड टू कीप लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीलिम्स की भी मैंने स्टार्ट नहीं करी थी अभी तैयारी, टाइमलाइन मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन अक्टूबर नवंबर से मैंने स्टार्ट किया था अपने मेंस के आंसर्स लिखना। और फिर आंसर्स मैंने लिखने के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, क्योंकि मेरे मानने में अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो फिर टेस्ट सीरीज एक बैड डेट
के टाइप से हो जाती है, ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस, बट आई डिड नॉट वांट टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट बिफोर आई क्लियर्ड प्रीलिम्स। इसलिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए और उनके आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट जो टॉपर्स हैं उनकी बहुत सारी कॉपीज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप टॉपर्स की कॉपीज में से देखकर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उसका आंसर लिखें, और फिर आप सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं कि फिर आप टॉपर का आंसर देखें और खुद का आंसर देखें और डिफरेंस क्या है दोनों में, फिर वैसे आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आई डिड। And now when answer writing itself is a very layered process, it comes and improves with time. तो जब आप अपना पहला आंसर लिखेंगे तो don't get disheartened because it will turn out to be bad, or in some cases you will feel like giving up. But ultimately what is important is that you keep practicing and keep improving. अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में, so there is absolutely no harm in getting a full year test series as well for writing mains answers. अब आंसर राइटिंग के बाद अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी प्रीलिम्स प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी। इनफैक्ट लेट मी गो बैक एंड ऑल्सो एड्रेस एसे एंड एथिक्स विच आर टू अदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। एसे और एथिक्स ऑफन काफी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं लोग, सोचते हैं कि एथिक्स में तो मन से ही लिख लेंगे, क्योंकि एथिक्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग भी बता देगा कि क्या कंटेंट हो सकता है, लेकिन एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि थियरीज, फिलोसॉफिकल थॉट्स और जो कीवर्ड्स होते हैं एथिक्स में वो यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर्स में, अदरवाइज आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एथिक्स के लिए स्पेसिफिकली मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने एक तो फोरम आईएएस का एक रेड बुक होता है एथिक्स का, वो पढ़ा है, उससे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, उसमें काफी एग्जाम्पल्स भी थे जो मैंने लिखे थे। बट जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेरी एथिक्स की आई है वो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे, काफी जो थिंकर्स हैं जैसे सोक्रेटिस है या प्लेटो है, इनकी थियरीज मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही थी, इवन जॉन रॉल्स की। तो कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं जो कि ब्यूटीफुली इन थियोरीज को, इनके फिलोसॉफिकल थॉट्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो मैंने वो देख लिया था, तो मुझे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। उसके अलावा मैंने एक कीवर्ड्स का एक लिस्ट बना लिया था, अराउंड 50 to 60 कीवर्ड्स इन एथिक्स। फॉर एग्जांपल नोअर डूअर स्प्लिट या फिर सुपर रेरोगेशन। सो दीज आर द कीवर्ड्स विच आई यूज्ड इन माय आंसर्स एज वेल। तो एक बार जब आप लिस्ट बना लेते हैं कीवर्ड्स की, तो आप उसे रेगुलरली देखिए ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए, एंड व्हाइल राइटिंग आंसर्स यू इमीडिएटली कनेक्ट दीज कीवर्ड्स टू द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आंसर। एंड ये एथिक्स में करने के बाद जो केस स्टडीज हैं, लोग पूछते हैं ऑफन कि केस स्टडीज और थियोरेटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का अप्रोच डिफर कैसे करता है। तो जब हम थियोरेटिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें एक बेसिक जो जीएस का आंसर होता है, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये चीजें तो होती ही हैं, बट यू ऑल्सो हैव टू इंटरप्रेट द स्टेटमेंट विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कभी स्टेटमेंट आ गई कि इन एथिक्स इवन थिंकिंग समथिंग रॉन्ग is unethical, while in law doing something wrong is considered unethical। ऐसे कुछ स्टेटमेंट आई थी लास्ट ईयर। तो इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना कि एथिक्स और लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा ऐसा फिलोसोफर था जिसने इन दोनों के बीच के डिफरेंस की शायद बात की होगी, तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो देखकर आपके दिमाग में आनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो पाता है कि किसी भी स्टेटमेंट को डीकोड कैसे करें आप। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एथिक्स के, उनको मल्टीपल टाइम्स सॉल्व किया है। मतलब एक बार सॉल्व करने से नहीं वो चीज बैठती है दिमाग में, क्योंकि एथिक्स का कंटेंट, एनरिच्ड कंटेंट लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने पीवाईक्यूज को ही मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया। एंड ऑफ कोर्स मैंने फोरम आईएएस का MGP प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का जो होता है प्रोग्राम, वो लिया था। उसमें मैंने कुछ आई थिंक 10 पेपर्स फुल लेंथ सॉल्व किए थे, जिसमें दो पेपर एथिक्स के भी थे। तो ऐसे मैंने टेस्ट पेपर्स सॉल्व किए थे। फिर इसके अलावा ऐसे की बात करें अगर, तो ऐसे की स्ट्रैटेजी मेरी ब्रॉडली ये थी कि मैंने स्मृति शाह मैम, जो कि विजन आईएएस में फैकल्टी है, मैंने उनका वीडियो देखा था जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। वो वीडियो आप देखकर एक बेसिक अप्रोच समझ सकते हैं कि ऐसे राइटिंग कैसे की जानी चाहिए। अब ऐसे में भी बहुत सारे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स यूपीएससी देने लगा है इन रिसेंट ईयर्स, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरप्रिटेशन हमेशा ब्रॉड हो किसी भी टॉपिक का। एक एग्जाम्पल जो कि स्मृति मैम ने ही डिस्कस किया था, दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था ये ऐसे टॉपिक कि अ शिप इन द हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट अ शिप इज फॉर।
तो इस टॉपिक का इंटरप्रिटेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप एक्चुअली आपने आपके होराइजन्स को ब्रॉडन किया हो। जैसे शिप का मतलब क्या हो सकता है? अ शिप कैन बी एन इंडिविजुअल, अ शिप कैन बी एन इंस्टीट्यूशन, बट इफ दे आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क्स then they will never make progress in life. So that is what this means. This quote is actually a call for action. It tries to say that doing wrong, the cost of doing wrong is less than the cost of doing nothing. That's what this quote is trying to say. सो इसमें ऐसे में आप पहले तो इंटरप्रेट करेंगे, आप जो कीवर्ड्स है ऐसे में वो हाईलाइट करेंगे, उनके मल्टीपल मीनिंग्स लिख लेंगे आप। जैसे शिप के मैंने बताया कि आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, वैसे हार्बर को भी आप मल्टीपल वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं। हार्बर मतलब शेल्टर भी हो सकता है, हार्बर मतलब अ कंफर्टेबल प्लेस भी हो सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल लर्न विद टाइम। आप कीवर्ड्स लिख लेंगे एक बार हर एक ऐसे टॉपिक के, फिर उसमें आप ये सोचेंगे कि किस तरीके से इस ऐसे टॉपिक के वेरियस डायमेंशंस को आप खोलें। तो डायमेंशंस ओपन करने के लिए आप ये क्वेश्चंस पूछें कि व्हाट, हाउ, व्हाई, वेदर, ऐसे सारे क्वेश्चंस आप पूछें कि व्हाई इज अ शिप इन द हार्बर कंसिडर्ड सेफ, व्हाई आर पीपल नॉट विलिंग टू गो आउट ऑफ द हार्बर और गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, what happens if you do not take risks in life, and whether it is always advisable to take risks and not bide your time. So even a hasty action can be counterproductive. तो ये एंटीथीसिस हो गया इस ऐसे का, that a ship in the harbor is safe, but that is not what the ship is for. But you can also say that sometimes the ship needs to wait out the storm, otherwise the ship will be cast away. So these are the various kind of perspectives that helps bring various dimensions and to your essay. जब आप ये आर्ग्यूमेंट समझ जाएंगे एक बार, तो फिर आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे एग्जाम्पल्स जनरेट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ऐसे में। जैसे इसी केस में अगर इसी ऐसे टॉपिक में मैं एग्जाम्पल जनरेट करूं, तो मैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल हर पर्सपेक्टिव से एग्जाम्पल ले सकती हूँ। जैसे अगर इंडिया ने रिस्क नहीं लिया होता न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने का, तो आज इंडिया वन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं होता, एंड दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर आवर सिक्योरिटी। तो इस सेंस में अगर इंडिया हार्बर के बाहर नहीं जाता, देन इट वुड हैव मेड नो प्रोग्रेस इन द सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। तो एक बार आपने आर्ग्यूमेंट जनरेट कर लिए ऐसे टॉपिक पे, फिर एग्जाम्पल जनरेट करना इजी हो जाएगा। जैसे मैंने स्टेपल अप्रोच यूज किया एग्जाम्पल्स जनरेट करने के लिए, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, लीगल, एथिकल, ये सारे डायमेंशन से आप वेरियस एग्जाम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। अब कभी कभी टॉपर्स ये भी करते हैं कि यही एज अ टेम्पलेट यूज कर लेते हैं टू राइट एन एसे। जैसे कि पहला पैराग्राफ ऐसे में उन्होंने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिख दिया, सेकंड पैराग्राफ टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिख दिया, बट दिस हैज बिकम अ वेरी कॉमन अप्रोच आई वुड से, and I did not go with this common approach. I tried to just let my essay flow through arguments, like I said. So I did not divide my essay into various sociological, technological, administrative paragraphs. I just made sure that I had a particular argument, और उस argument के under if I had to take examples, then I would take examples from these various topics. One more approach to generate examples is that you go GS paper wise. For example, GS 1 में history है, तो history से आप examples ले सकते हैं ऐसे में, world history से examples ले सकते हैं। एडोल्फ हिटलर का example काफी widely quoted है। You can take examples from the Manhattan Project. ऐसे काफी examples आप ऐसे में जनरेट कर सकते हैं। इवन टेक एग्जाम्पल ऑफ लॉ, तो लॉ में क्योंकि मेरा ऑप्शनल लॉ था, तो मैंने काफी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स के कोर्ट्स व्हिच जजेस हैड सेड, वो सारे भी मैंने एसेज में यूज किए हैं। अब ऐसे में कंटेंट जनरेट करना प्रॉब्लम नहीं होगा वंस यू लर्न द आर्ग्यूमेंट्स अप्रोच, but then you also have to remember कि introduction and conclusion, they are two very important parts of an essay. That's why they should be very very effective. जैसे अगर मैं introduction का example लूँ, तो इस बार जैसे एक essay आया था that thoughts create a world and find one too, something like that. तो इस essay में मैंने actually कर्ट वॉनगट, जो कि एक author है, उनकी book है The Cat's Cradle, उसमें एक वर्स था जैसे कि द टाइगर गॉट टू हंट, बर्ड गॉट टू फ्लाई, मैन गॉट टू सिट एंड वंडर व्हाई व्हाई व्हाई। तो मैंने ये पोएम को सबसे पहले अपने उसमें लिख दिया इंट्रोडक्शन में, और फिर एक्सप्लेन किया दैट ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीशीज बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू थिंक, एंड दीज थॉट्स देमसेल्व्स फाइंड न्यू वर्ल्ड्स एंड क्रिएट न्यू वर्ल्ड्स एज वेल।
और फिर काफी एग्जांपल्स दे दिए मैंने, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया कि उनके थॉट्स ने काफी वंडर किया, उसके बाद एक नया वर्ल्ड ही डिस्कवर किया ग्रेविटेशनल वेव्स का। सो ऐसे सारे एग्जांपल्स मैंने अपने एसेज में डाले थे। एंड कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन में आप या तो कोई इंटरेस्टिंग कोट से एंड कर दीजिए या फिर आप सम अप करके एंड कर दीजिए। सो एंड यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज द वेरियस इश्यूज विद थिंकिंग एबिलिटीज विच यू हैव एड्रेस्ड इन योर एसे। मतलब अगर इस एसे का एग्जांपल ले तो thoughts sometimes are not enough, even action is required। तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस। अगर कोई ऐसे के टॉपिक से आप कोई ऐसा पर्सपेक्टिव दे रहे हो जो ऐसे के असम्पशंस को नेगेट कर रहा है तो उसको एंटीथेसिस बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो, तो यू कैन ऑल्सो से दैट थॉट्स आर ऑलवेज नॉट इनफ, दे हैव टू बी सप्लीमेंटेड बाय एक्शन। तो ऐसे मैंने ऐसे को एक थोड़ा सा कंटेंट भी एनरिच हो गया, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आ गया। तो एंटीथेसिस मोस्टली एडवाइजेबल होता है कि आप हर ऐसे में लिखें, बट अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो इट्स यू डोंट फोर्स इट इनटू एन एसे। So this is how I went about my essay preparation, and essay में there is no other alternative to practice. So you have to practice essays. आप full length essay नहीं लिख पा रहे हैं तो starting में आप brainstorm कीजिए, 15-20 मिनट लगेंगे आपको, आप एक रफ skeleton बना लीजिए essay का, जो मैंने step wise process बताया है वो follow करते हुए, and then eventually you will be able to write at least 11 to 12 pages of essays. Even I faced that issue initially कि there was an inertia, बट आप वो इनर्शिया को ब्रेक करके एक बार ऐसे की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे ना तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए एसेज लिखना, एंड यू विल बी इजीली एबल टू स्कोर 110 लाइक आई डिड। मेरे ऐसे में बहुत हाई स्कोर्स नहीं था, पीपल ऑल्सो स्कोर 130 प्लस, बट एटलीस्ट आई वॉज एबल टू मेंटेन माई स्कोर इन बोथ द अटेम्प्ट्स, 111 and 110 respectively in both my mains attempt. So I think this is broadly my essay approach. अब एक क्वेश्चन जो कि मैं एड्रेस करना चाहती हूँ, मुझसे ऑफन पूछा गया है कि व्हाट आई डिड टू इंक्रीज माय मार्क्स फ्रॉम 938 to 1014 इन 2025 to 2024 to 2025। तो अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू एडिशन और कंटेंट इनरिचमेंट, ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे एक टॉपर्स के आंसर्स फार एक्सीड इन गेनिंग मार्क्स फ्रॉम एन एवरेज एस्पिरेंट्स आंसर। So for value addition, I even did value addition in my 2024 attempt, but the issue was that I wasted my time in collecting a lot of content, a lot of data, reports, etc. But I did not pay enough attention to reproducing them in the exam. So when you collect a lot of things, you clutter your mind. And when your mind is cluttered, you're not able to recall even the basic names of committees or reports. So I think it is very important that you filter out the kind of content that you are collecting. Mains 365 was my source for content enrichment, but I made sure that I did not copy paste everything from Mains 365. Only the important things which I thought, yes, I will be able to remember. अगर एग्जाम्पल ले तो इकोनॉमी में फॉर एग्जाम्पल डेटा का काफी रोल होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सारा ही डेटा कलेक्ट करने लगेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। कॉमन डेटा जैसे कि किसी भी स्कीम का आउटले, ये सब याद करने की जरूरत आपको नहीं है, बट आप ये जरूर याद कर सकते हैं कि उस स्कीम के इम्पैक्ट क्या हुआ था, कितने % ऑफ पॉपुलेशन तक वो स्कीम पहुंच गई है, या फिर एग्रीकल्चर में इंडिया का इरिगेटेड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, या फिर कि इंडिया में फूड वेस्टेज कितना हो रहा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में। सो दिस इज ऑल बेसिक डेटा विच यू कैन रिमेंबर, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। परसेंटेज डेटा याद करने में कोई इशू नहीं होता है, इशू होता है एब्सोल्यूट डेटा याद करने में, जो कि एक्चुअली काफी डिफिकल्ट होता है। बट इस अटेम्प्ट में मैंने कोशिश की थी कि मैं कुछ डेटा याद कर लूं, जैसे कि यूनिवर्सल जो बैंकिंग द जन धन योजना, उसका कवरेज कितना हो गया है, कितना अमाउंट लोगों ने एक्चुअली डिपॉजिट कितना कलेक्ट हो गया है लोगों के अकाउंट्स में, तो ये डेटा था न्यूज में पिछली बार और मैं याद भी करके गई थी, बट आई कुड नॉट रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम। So I think this is something you all can work on if you are able to memorize data very well, because GS3 में I think उससे ही मार्क्स आते हैं और इस बार मेरा स्कोर सिर्फ 86 था। तो I think this was probably my weakness कि मैं enough data reproduce नहीं कर पाई एग्जाम में, और मैं बेसिक परसेंटेज वाइज डेटा ही लिख के आई, जबकि लोग शायद एक्चुअली एब्सोल्यूट डेटा भी लिख रहे होंगे आंसर्स में। तो I think this is something you can work upon, but I honestly do not know what works in GS3.
but you can look at the other toppers videos as well. अब अगर बात करें कि GS1 में मैंने क्या किया, क्योंकि GS1 was a little low. I had a little low marks in GS1 in my 2024 attempts. I had 93 marks, which was very low. So to improve my marks, this time I had 116 marks, which is one of the highest scores in GS1 this time. So my GS1 strategy, what changed was I paid a lot of attention to the Indian society. The subjects which are not a part of prelims, वो सब्जेक्ट पे सब ध्यान इतना नहीं देते हैं. हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में भी आते हैं, एंड दैट इज व्हाई the content of all the aspirants appears to be the same because everyone has the same knowledge base. तो आप वो डिफरेंस कहाँ क्रिएट कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रिंज सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये सारे टॉपिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. यू शुड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन. You should also remember the various examples from these subjects. जैसे सोसाइटी में अगर बात करें तो urbanization and its issues एक टॉपिक है. तो आप क्या कर सकते हैं? आप वेरियस सिटीज के मॉडल्स ले सकते हैं. जैसे अगर बात करें हीट वेव की, तो हीट वेव इज बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम इन सिटीज. तो तेलंगाना, द कूल रूफ पॉलिसी. सो दीज आर ऑल बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हिच यू कैन टेक. सो दीज आर एग्जांपल्स व्हिच यू कलेक्ट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. उससे कंटेंट एनरिच होता है. तो ये मैंने बहुत किया है. इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तीनों में किया है, बट आई स्पेशली पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इंडियन सोसाइटी. उसमें इनफैक्ट मैंने क्या किया था, स्टैंडर्ड इंट्रो और कंक्लूजन भी बना लिए थे. जैसे डाइवर्सिटी करके एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी में, तो उस टॉपिक में मैं सोच के गई थी कि कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बाणी. ये एक कोट है. मैंने सोचा था कि अगर कोई डाइवर्सिटी या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया अगर इंडियन सोसाइटी में, तो मैं ये कोट लिख सकती हूँ. तो मेरे जो नोट्स हैं उसमें मैंने स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बना लिए थे. अगर कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन आता है तो मैं ये भी सोच के गई, याद करके गई थी कि इंडिया में कास्ट और सब कास्ट का नंबर क्या है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. तो ये सब डेटा पहले से मेरे नोट्स में प्रेजेंट था, और इसलिए, और मैं बार बार पढ़कर गई थी, रिवाइज करके गई थी, इसलिए इट बिकेम ईजियर फॉर मी टू रिप्रोड्यूस इट इन द एग्जाम. सेकेंड चीज जो मैंने GS1 में इस बार चेंज करी है वो ये है कि मैंने ज्योग्राफी को इंटरसेक्शनली कनेक्ट किया एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से. बिकॉज मैंने नोटिस किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफी क्वेश्चंस ज्योग्राफी के ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट ओवरलैप एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट रिवाइज एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बिफोर गोइंग फॉर GS1 पेपर, बट दिस टाइम आई एंश्योर्ड दैट आई डिड. तो उसका मुझे काफी एडवांटेज मिला, क्योंकि ज्योग्राफी में इस बार क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, ऐसे सारे क्वेश्चंस आए. इनफैक्ट सोलर एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था. तो जो डेटा मैंने एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कलेक्ट किया था, वो डेटा मैंने फुल यूज किया है ज्योग्राफी के आंसर्स लिखने में. तो आई थिंक ये डेटा ही एक एज देता है एक टॉपर को, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू स्कोर so much more than last year in GS1. So also one more thing which I did to increase my GS marks overall across subjects was that I focused on the various parts of a question. हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि यूपीएससी आपको अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड करके देगा. समटाइम्स देयर इज एन इम्प्लिसिट सब टॉपिक, सब पार्ट इन अ क्वेश्चन. जैसे यूपीएससी इज नोन टू गिव वेरी बिग स्टेटमेंट्स एंड देन द टेल वर्ड इज एक्सप्लेन, इलैबोरेट, क्रिटिकली एग्जामिन. तो इन सब क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आंसर को ये ना समझे कि स्टेटमेंट को एड्रेस ही नहीं करना है. स्टेटमेंट को एड्रेस आपको करना पड़ेगा, एंड आइडियली यू शुड डू दैट इन द इंट्रोडक्शन. आप स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई डेटा पॉइंट लिख दीजिए या कोई कोट लिख दीजिए. अगर आपको स्टेटमेंट का सोर्स पता है तो आप वो लिख दीजिए. तो स्टेटमेंट को एड्रेस हमेशा करें. अगर आप नहीं करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड दैट योर आंसर इज इनकम्प्लीट. तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करें कि हर क्वेश्चन के कितने पार्ट्स होते हैं. ठीक है. ये राइट स्मार्ट जो कोर्स था उससे मुझे एटलीस्ट एक ये अंडरस्टैंडिंग मिली थी कि आप कैसे किसी क्वेश्चन को डीकोड करें, कैसे उसके वेरियस डिफरेंट पार्ट्स को एड्रेस करें. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो टेल वर्ड्स होते हैं हर क्वेश्चन के, उनके मीनिंग क्या है. जैसे इलैबोरेट और डिस्कस, ये कॉमन वर्ड्स हैं, ये सबको पता है. बट एग्जामिन, कॉमेंट and to what extent, these are some basic head words or tail words which UPSC uses in its questions. So make sure that you beforehand you practice कि अगर ऐसा टेल वर्ड आएगा तो उसका स्ट्रक्चर हम क्या लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है सोचने का कि अगर एग्जामिन आ गया या कमेंट आ गया तो क्या क्या लिखना है. तो ये प्रैक्टिस आपको आंसर राइटिंग के टाइम पर ही करनी पड़ेगी. सो
all these points put together helped me increase my score from 745 to 816 in GS plus SA. So this was a phenomenal increase, and I think if at all it helps, you can also try the same. And apart from this strategy, I think time management itself becomes very important in all the papers. Last time in 2024 attempt, because it was my first mains attempt, I did not know as to how important it is for you to complete a paper. I used to think I will write quality answers even if it means me leaving one question. But that is not how it works. In 2024 attempt in GS1 paper, I could not write an entire answer and left one of the answers half. So I think that had an impact on my marks as well. So it is very important that you keep this in your mind, that you will manage your time from the beginning of the exam itself. For every 10 marker question, you give say 7 minutes, and for every 15 marker question, you should give 10 minutes maximum. If you manage this time in every answer, sometimes it happens that you are delayed, but you keep looking at the clock so that you are able to determine कि नहीं मुझे इतने टाइम में ये आंसर फिनिश करना ही है. There is no other alternative, because if you do not do that, you will end up leaving questions, which is not at all an advisable way to go about any paper. And especially in ethics, time management becomes a big issue. I was never able to finish my ethics papers in my mock tests, so I was always worried. But in the final exams, I was able to finish my ethics paper. So I think ethics में क्या होता है कि जो theoretical questions है, उसमें से आप starting के 3 questions पहले attempt कर लीजिए. 10 marker question होते हैं वो. 3 question पहले attempt कर लीजिए. उसके बाद आप case studies पे आ जाइए. सारी case studies solve कर लीजिए एक बार. उसके बाद फिर आप जो बाकी के remaining theoretical questions है उस पर आइए. क्योंकि case studies आपको पता है 20 marks की होती है, और अगर उसको आपने compromise किया, so you will actually lose more marks than you will lose by compromising your theoretical questions. तो मेरा अप्रोच यही था कि मैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस में 3 अटेंड करके फिर आई यूज्ड टू गो एंड सॉल्व ऑल द केस स्टडीज एंड देन फाइनली कम बैक टू द थियोरेटिकल क्वेश्चंस. सो दिस वाज ब्रॉडली माय अप्रोच इन एथिक्स. For other GS papers, I would finish all the 10 marker questions. I would finish the first 5 10 marker questions first. Then I would go to the 20 marker questions. फिर सारे 20 markers solve करने के बाद I used to come back again to the remaining 5 10 marker questions, फिर उनको solve करती थी. क्योंकि क्या होता है, एक बार 20 marker question को आप आंसर कर लेते हैं ना, तो 2 पेज जो आपको 10 marker में भरना पड़ता है वो easy लगने लगता है. तो in the end when you are under a lot of pressure, 10 marker question लिखना easier होगा than compared to a 20 marker question. So this is how you manage time. Also one important change that I made was with respect to my pen. So in 2024 attempt मैंने actually ball pen से लिखा था, which was not a good way to go about attempting any paper, because ball pen में क्या होता है कि आपकी speed थोड़ी slow भी हो जाती है और उतना neat नहीं दिखता है आपका handwriting. और मेरी handwriting वैसे भी average है. I am not a very good I do not have a very good handwriting. तो फिर मैंने जो second attempt था 2025 में, उसमें मैंने एक Pentel Energel 0.7 mm use किया. And even when I was writing my mock test, I realized that yes, I am noticing an increase in speed as well as neatness of the answers overall. In fact, the 0.7 mm nib also helped me write a little in bold letters, which also helped me cover a lot of space. तो आप ये भी सोचिए कि आप थोड़ा फैला कर लिखते हैं अगर जेल पेन से, तो वो नीट भी दिखता है. थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखिए और उससे आप स्पेस भी कवर कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपके पास कंटेंट कम है. इट लुक्स वेरी गुड. सो आई थिंक यू शुड ट्राई दैट. यू शुड फाइंड your pen while attempting the mock tests. So this was also very helpful for me to increase my score. I mean, pen is just one thing, a secondary thing. You should first focus on content, but once you are done with that, I think you should at least through practice decide which pen is suiting you the best for your speed as well as for the neatness of your handwriting. So this was broadly my entire GS strategy. कुछ एंड में मैं टिप्स देना चाहती हूँ GS एंड अदरवाइज UPSC प्रिपरेशन के दौरान, कि आप अपने सोर्सेस को लिमिट कर लीजिए. बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोर्सेज और बुक्स कलेक्ट करने के चक्कर में कुछ बेसिक बुक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने के बजाय वो हर बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं. आई थिंक वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है. उससे आपकी रिकॉल करने की कैपेसिटी भी कम होती है और आप चीजें याद भी नहीं रख पाते. ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मेरी एडवाइस है. और सेकेंडली,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द थीम्स, आइडेंटिफाई थीम्स, एनालाइज द what all things that UPSC is considering important to be asked in the exam. So ये सारी चीजें आपको नोट्स बनाने में ही नहीं बल्कि न्यूज़पेपर से करंट अफेयर एग्जांपल्स उठाने में भी हेल्प करेगी, क्योंकि जब आप PYQs देखते हैं तो आपका माइंडसेट उस पर्सपेक्टिव से चीजों को पढ़ने लगता है कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था. तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए.